शर्मा। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल मैम शुरुआत आज कॉल से करते हैं सबसे पहले। हेलो। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए। हेलो हेलो। हेलो जी सवाल बोलिए सर अपना। तुंदा सवाल है कोई कोविड-19 दे रिलेटेड? कोई तुंदा क्वेश्चन है कोई कोविड-19 दे रिलेटेड? हाँ जी पूछो पूछो। डॉक्टर साहब मेरी चक्कर ये आंदे ने ते डॉक्टर साहब ने एक नंबर दिता हा। अच्छा तो इनकी प्रॉब्लम की जा रहे ने मैं अखा बनो। हाँ जी ठीक है, अखा बनाई हैं, ठीक है ते हुन मेरी आंदे ने ये चक्कर। ठीक है। डॉक्टर ओ कहना बंदे ने जी एमसी बनवाइयां हियां। अच्छा ते हुन सानू दसो कि डॉक्टर दसदा। अच्छा अखें दा ऑपरेशन कराया तुसे? हाँ जी ऑपरेशन कराया जी एमसी। अच्छा कितनी देर हुई? ये भी 40 दिन को ऊपर हो गया ना कोई 45। अच्छा ठीक है, उन तकलीफ क्या आ दिया? चक्कर आते हैं जी। अच्छा ठीक है, कितनी उम्र है तुंदी? चक्कर आंदा चेहरे तू गा जी जी, उम्र कितनी है? और मेरी नहीं कोई 60 साल है। ठीक है, कोई बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है? चेक कराया बीपी ठीक है, जेल्लै चक्कर आंदा ना जी जी। बीपी घटी जाता कदे कदे। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो अपना बीपी चेक कराओ। बीपी कराने चक्कर हो करा लेने। ठीक है। चक्कर बड़ा जबरदस्त तो बिल्कुल जैसे इनका ये है कि आंखों में दर्द हो रही है तो इन्हें वहीं पे दिखाना चाहिए जहाँ से इन्होंने अपना इलाज करवाया है। तो बहुत ज़रूरी भी है कि वहाँ पे जाकर ही कह सकते, क्योंकि इस तरीके से आप कुछ भी इन्हें बता नहीं सकती है कि क्या प्रॉब्लम है। आंखों की जो इनकी इन्होंने कहा कि रिसेंट सर्जरी हुई है, तो मुझे लगता है कि ऐसे फ़ोन पे हम इनको कहीं कुछ भी गाइड नहीं कर पाएंगे। तो एक फिजिकल अपॉइंटमेंट ज़रूर बनती है इनकी ऑप्थेमोलॉजिस्ट से या कंसर्न डॉक्टर जिन्होंने भी सर्जरी की है, सो दैट कि रेटिनोस्कोप से हम पूरा आई का आउटर एंड इनर देख सकें कि क्या वहाँ चल रहा है और आखिर रीज़न क्या है इनकी दर्द का। जैसे ये कह रहे हैं नॉर्मोटेंसिव है, बीपी की कोई तकलीफ नहीं है, तो इन दैट केस हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली आंख में तो नहीं कुछ हो गया है, आफ्टर सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गई है। वो तो बिल्कुल वही बात करते हैं स्टेरॉइड्स की। इस समय जो स्टेरॉइड है बहुत चर्चाओं में है। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आखिरकार ये है क्या और कोविड-19 में इसके साथ इसका रिलेशन क्या है, किस तरीके से क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? देखिए स्टेरॉइड्स जो हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। डिटेल से पहले मैं पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें और स्टेरॉइड्स को तो बिल्कुल भी अपनी मर्जी से आप ना लें। और जब भी हमारी बॉडी इन्फेक्शन में होती है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए सेलुलर लेवल पे कुछ प्रोसेस चलाता है जिसे हमारी टर्म्स में इन्फ्लामेशन कहा जाता है। जी। तो वो इन्फ्लामेशन जो है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। अगर इन्फेक्शन छोटी है तो इन्फ्लामेशन कम होती है, वो इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है। जी। लेकिन कोविड-19 में अगर हम स्टेरॉइड्स की बात करें, बिकॉज कोविड-19 में अगर आप मॉडरेट या सिवियर इन्फेक्शन में जा चुके हैं और आपको कोमॉर्बिड इलनेस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है या और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, इन दैट केस इन्फेक्शन तो बहुत हो चुकी है और इम्यून सिस्टम बिकॉज वीक है, तो उस इन्फेक्शन को ओवरकम करने के लिए जो इन्फ्लामेशन है हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इस चीज़ को जज ही नहीं कर पाता कि कहीं वो हाई इन्फ्लामेशन करा के हमारे अपने ही सेल्स को डैमेज तो नहीं कर रहा है। जी। लेकिन कोविड-19 में ऐसा हो रहा है कि इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो रही है, हमारे अपने ही सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं। नॉट ओनली लंग्स, सारे ऑर्गन्स फिर इसमें जब इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाती है तो इफ़ेक्ट होती है। उस चीज़ को रोकने के लिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स आर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जहाँ हमारा इम्यून सिस्टम नहीं पहचान पा रहा अपनी बॉडी सेल्स को और वायरस को, जी, तो वो चीज़ एक्सेस में हमें नुकसान कर रही है, हम स्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं सो दैट उस एक्स्ट्रा इन्फ्लामेशन को हम बंद करें। ये स्टेरॉइड का एक वन ऑफ द पोटेंशियल यूज है जो हम हेल्थ डिपार्टमेंट में लेके चलते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी।
बट स्टेरॉइड्स की जो रिस्क बेनिफिट रेशियो है वो हमें डॉक्टर को ही देखेगा और पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेगा कब उसे स्टेरॉइड्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। जी जी, तो बिल्कुल सवाल ले लेते हैं मैम। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल बोलिए सर अपना। सवाल है डॉक्टर साहब। जी जी, मौलिया रूड़ी से बोल रहा हूँ। सवाल है, शुगर प्रेशर भी है, हार्ट को भी ऑपरेशन आए हैं 2, जी जी, तो दवाई खा रहा हूँ, इसके अलावा क्या करना है इस हालात में, कैसे रहना है, क्या करना है? देखिए हार्ट का ऑपरेशन कब हुआ है आपका? हेलो हेलो, आप इन्हें बता दीजिए क्या क्या एहतियात जो है इन्हें बरतने चाहिए। देखिए अगर आपकी हार्ट सर्जरी हुई है इसमें डिपेंड करता है आप किस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं हार्ट की आफ्टर सर्जरी। जी, अगर इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है तो देखिए डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ या हार्ट सर्जरी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है वैक्सीन, कोविड वैक्सीन के लिए, तो ये वैक्सीन ले सकते हैं। जी, एक चीज़ का इनको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये जो ब्लड थिनर्स हैं जो हमारी लैंग्वेज में 2 टाइप्स के हैं, एंटी प्लेटलेट्स, एंटी कोआगुलेंट्स। एंटी प्लेटलेट्स में जैसे एस्पिरिन आ जाता है मोस्ट कॉमन, अगर वो ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करें और वैक्सीन ले सकते हैं जब भी इनका रजिस्ट्रेशन या स्लॉट बुक होता है। सेकेंड है एंटी कोआगुलेंट्स, जैसे हिपैरिन है, इनॉक्सापेरिन है, मोस्ट कॉमन जो ले रहे हैं हार्ट पेशेंट्स। तो इन दैट केस एंटी कोआगुलेंट्स को 3 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा वैक्सीन से पहले। जब भी इनका वैक्सीनेशन का डेट आता है उससे 3 दिन पहले ये अपना एंटी कोआगुलेंट्स बंद कर दें, बट अपने डॉक्टर के साथ, अपने हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ टच में रहें, उनसे एक बार पूरा केस डिस्कस कर लें एंड वैक्सीनेशन से पहले 3 दिन पहले तक ये बंद कर दें अपने एंटी कोआगुलेंट्स। और डाइट का जैसे हार्ट के केसेस में देखिए जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर उनका बैलेंस बिगड़ जाता है हमारी बॉडी में तो हार्ट डिजीजेज हो जाती है। उस चीज़ के लिए इनको एक लेस ऑयली फूड खाना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी, आपने बॉडी को टाइम टू टाइम ये चेकअप कराएं, अपना बीपी नॉर्मल रखें, फ्लूइड्स का एक प्रॉपर बैलेंस करके चलें। ये सब चीज़ों का इनको डाइट में ध्यान रखना पड़ेगा। और जनरल जो प्रिकॉशंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर एंड डाइट का जो हम बार बार कह रहे हैं वो इनको ध्यान रखना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने कहा कि 3 दिन पहले इनको उन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए या आपने डॉक्टर के साथ पहले बातचीत करनी चाहिए, तो उसके बाद ये वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं मैम। हेलो सर जी, अपना सब हार्ट पेशेंट भी हो, शुगर पेशेंट भी हो, मेरे को क्या करना है? कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन 2008 में हुआ है, ये सेम पेशेंट और दूसरा हार्ट का ऑपरेशन मेरा 2016 में हुआ। जी, तो बिल्कुल अभी जिस तरीके से आपने हार्ट पेशेंट का है तो मैं ये कह के चल सकते कि सेम वही सवाल है। इनकी भी यही दिक्कत है, तो जैसे आप मेडिसिन का बता रही थी तो इन्हें भी वही एहतियात जो है वो बरतने चाहिए। जी। तो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल बोलिए। मैडम मेरा ये बच्चे ने डॉक्टर साहब से जो ये जो T3 का है ना, जो फंगल इन्फेक्शन है, जी, तो मैं जानना चाहता हूँ इसमें कौन सी सिम्टम्स महसूस करता है? कौन सी इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं सर आप? जी कौन से इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं आप? जी मैम। आपने कौन से इन्फेक्शन के बारे के जो आप सिम्टम्स जानना चाहते हैं, कौन से इन्फेक्शन के जानना चाहते हैं? ये फंगल थे, ये फंगल ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस की। जी मैम। देखिए ब्लैक फंगस जो है एक इसका नाम जो है वो थोड़ा गलत है। एक्चुअली में ये वाइट ही होता है, बट जब ये इन्फेक्शन करा देता है तो बिकॉज उस एरिया पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो जो उसकी पिक्चर सामने आती है उस टाइम ये ब्लैक कर देता है हमारी स्किन को या अराउंड द आई, जहाँ भी ये जिस पार्ट को भी इन्वॉल्व करेगा, इसलिए हम इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। अदरवाइज मेडिकल टर्म्स में इसका नाम म्यूकोरमाइकोसिस है और ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। मतलब ये कहिए कि ये फंगस हमारी बॉडी में ऐसे भी होता है, लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, जैसे अब देखा जा रहा है कोरोना में, और यूजुअली जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है और इन्फेक्शन भी हाई होती है, तो उस केस में इस फंगस को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है खुद को फ्लरिश करने की, और ये इन्वॉल्व करता है हमारे नाक को, साइनसेस को,
हमारी आईज को एंड वेरी रेयरली हमारे ब्रेन को ये इन्वॉल्व कर लेता है। इन केस ये ब्रेन को इन्वॉल्व कर ले तो ये बहुत एक डेडली डिजीज है जी। और इसके सिम्टम्स में अगर आप देखें तो नाक से जो डिस्चार्ज आता है म्यूकस वो ब्लैक होता है। आइज के अगर हम ये आइज की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो जाता है, आंखों में लालगी आ जाती है और विजन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं और इसका कोविड में अब ये इसलिए चीज़ हमारे सामने बहुत ज़्यादा केसेस में आ रही है बिकॉज कोविड में जो लोग अननेसेसरी स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं और जिन लोगों की डायबिटीज़ जो है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो उन केसेस में ये बहुत फिर इसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं होने के। बट ये ट्रीटेबल है क्योंकि फंगस है, हम एंटी फंगस ड्रग एम्फोटेरिसिन बी में इसका यूज़ करके इसको कम किया जा सकता है। तो वही जहाँ स्टेरॉइड की बात कर रहे थे, कब लेने चाहिए और कब उसे रोक देना चाहिए? देखिए स्टेरॉइड्स अगेन वही चीज़ है, सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट एडवाइजेबल। माइल्ड सिम्टोमेटिक केसेस जो हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस में तो हम ये लेंगे ही नहीं, बट जो माइल्ड सिम्टोमेटिक केसेस हैं फर्स्ट 5 डेज में उनके जो सिम्टम्स बने रहते हैं, लो फीवर या हाई फीवर भी है बट वो आफ्टर 3-4 डेज सबसाइड कर जाता है जी। और कफ है, तो इन सब माइल्ड सिम्टम्स में हमें स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रही बात मॉडरेट टू सीवियर केसेस की, हम इसमें स्टेरॉइड्स माइल्ड डोज में देते हैं या हाई डोज में देते हैं, वो भी डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स 5 दिन से ज़्यादा के हो चुके हैं, हाई ग्रेड फीवर है, रुक नहीं रहा है और आपका जो ब्लड मार्कर्स हैं CRP वो इंक्रीज हो गए हैं, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन वो 92 से कम हो गया है, परसिस्टेंट कफ है, स्पूटम है, तो इन सब केसेस में फिर हम जो पेशेंट है उसको असेस करते हैं और उसका CT स्कोर हम देखते हैं। अगर वो मोर देन 8 है तो फिर हम उस केस में स्टेरॉइड्स देते हैं। बिल्कुल। वही नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए सवाल बोलिए सर अपना। जी सवाल बोलिए और टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए प्लीज़। मैं कोविड पेशेंट था लास्ट मंथ, अब मुझे ठीक नहीं है, तो अब मुझे थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम है, तो उसमें मैं कुछ स्टेरॉइड दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ? मुझे डॉक्टर संजीव गुप्ता ने स्टेरॉइड लिखी है, तो मैं ले सकता हूँ? मुझे प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी इम्यूनिटी सिस्टम में? कुछ स्किन में क्या प्रॉब्लम हुई है सर, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? सॉरी, स्किन में क्या प्रॉब्लम हुई है, कौन से एरिया में प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? तो मैम एक्चुअली मैं ना मेरे कोरोना पॉजिटिव आ गया था, उसका मैंने ट्रीटमेंट जो मैंने आइसोलेट किया अपने। बिल्कुल सर। जी उसके बाद ये जो मैं रीचेक करवाया वो नेगेटिव आया, उसके बाद मैं दोबारा रीचेक करवाया तो नेगेटिव आया। उसके बाद मैं स्किन की थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैं काम में भी इचिंग थी हुआ, वो मैं डॉक्टर संजय गुप्ता जी को बताया था और जो दवाई दी जो स्टेरॉइड मेडिसिन थी। अब मैं कहा तो कोरोना से पेशेंट जो ठीक हो रहा है उनको स्टेरॉइड नहीं लेनी चाहिए बेसिकली, तो अब स्टेरॉइड गवर्नमेंट दी है तो उसका मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? तो साथ में मैं एस्पिरिन भी ले रहा हूँ जो कौन को ठीक करने वाली जी बेड को, अब मुझे वो खानी चाहिए नहीं खाना चाहिए? मैं इसी चक्कर में फंसा हूँ प्लीज। जी देखिए आप स्टेरॉइड्स के मैंने कहा कि यूजेज, स्टेरॉइड्स के जो भी यूजेस हैं हमारे पास वो एंटी इंफ्लामेटरी। आप सुन सकते हैं हमें? हेलो जी मैम, आप लोग सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। जी मैं कह रही हूँ कि देखिए जो स्टेरॉइड्स हैं वो बहुत सारी फॉर्म्स में हम यूज़ करते हैं। जैसे कभी आंखों में इन्फेक्शन होती है तो आपका आई डॉक्टर आपको जो आई ड्रॉप्स देता है उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्किन इन्फेक्शंस के लिए भी जो ऑइंटमेंट्स आती हैं, ऑइंटमेंट्स ट्यूब, उनमें भी स्टेरॉइड्स होते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट्स जो इनहेलर लेते हैं वो भी स्टेरॉइड्स होते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो उस केस में भी हम स्टेरॉइड्स की टैबलेट्स लेते हैं। तो स्टेरॉइड्स के जो डोजेस हैं जी 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 देखिए आप मेरी बात जी
नहीं, आप बिल्कुल उस दवाई को लीजिए क्योंकि आपने अपना चेकअप ऑलरेडी एक डॉक्टर से कराया है। उन्होंने आपकी कंडीशन देख के ही आपको स्टेरॉइड्स दिए होंगे। और आप इस चीज़ को समझिए कि हम जो बार बार स्टेरॉइड्स को ना लेने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक जो है, लोग जो है उसको ओरल टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं। तो जो हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स जो हम स्किन पे लगा रहे हैं वो आपको डॉक्टर ने देख के दिया है, वो जस्टिफाइड है, आप उसको लीजिए। अपनी स्किन एलर्जी को कम करने के लिए आप उस ऑइंटमेंट को लगाइए। तो बिल्कुल जैसे सवाल यही उठता है आखिरकार कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो आप उसे ज़रूर ले सकते हैं, उस पे दो राय की कोई गुंजाइश नहीं नज़र आती। जी देखिए, स्टेरॉइड्स मैंने पहले भी जो एक्सप्लेन की बात की, जो हम सिस्टमिक यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स कर रहे हैं टैबलेट फॉर्म में, वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। और वो आप डॉक्टर के टच में ही रहें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं। और ये जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि स्टेरॉइड्स हम किस फॉर्म में ले रहे हैं। हम एस्थमेटिक पेशेंट्स को वो इन्हेलर की फॉर्म में इन्हेल करता है वो, और एक्यूट ब्रोंकाइटिस में हम एक लो डोज स्टेरॉइड्स फॉर 10 डेज देते हैं, या फिर आंखों में अगर हम कुछ आई ड्रॉप्स डालते हैं उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। तो जो स्टेरॉइड्स का फॉर्म है वो बहुत मैटर करता है, और कितने दिनों के लिए आप ले रहे हैं वो भी मैटर करता है। अब जैसे इस पेशेंट का ऑलरेडी अपने डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट हो चुका है, उन्होंने उसको देख के स्टेरॉइड की ऑइंटमेंट दी है तो वो जस्टिफाइड है उसका स्टेरॉइड। इसके लिए पेशेंट को एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है कि मैं कोविड था, मैं रिकवर हो चुका हूँ तो अब लूँ कि नहीं लूँ। इसमें इनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी मैम। एंड इनफैक्ट पेशेंट बहुत कॉन्शियस है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि वो अपॉइंटमेंट के बाद भी हमसे अगर कंसल्ट कर रहा है तो इट शोज कि वो एंग्शियस है, और बहुत अच्छा है कि अगर वो यूज को जस्टिफाई कर रहा है। बिल्कुल, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए सर। ये मैं डॉक्टर से पूछना था। जी जी हेलो जी, बोलिए सर, अपना सवाल बोलिए। ये डॉक्टर से पूछना था, ये पेशेंट को तो बुखार रहा थोड़ा सा, उसके बाद वो ठीक हो गया जी, कोई 1 हफ्ता हो गया तो अब ठीक है, लेकिन उसको वीकनेस हो रही है। जी, सिर्फ बुखार था? हेलो जी, मरीज को सिर्फ बुखार था? हेलो हेलो हाँ, जो पेशेंट थे आपके, उनको सिर्फ बुखार ही था कि उसके अलावा कुछ और भी था? नहीं और कुछ नहीं था, सिर्फ बुखार था। और आपने टेस्ट कराया उनका कोई? नहीं टेस्ट कोई नहीं कराया। चलिए ठीक है। घर में किसी को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई? हेलो हाँ जी, मैंने पूछा घर में किसी को कोई कोविड इन्फेक्शन तो नहीं हुई? नहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया, थोड़ा सा कहा था उसमें पैरासिटामोल दे दिया तो ठीक हो गया। ठीक है। और टेस्ट नहीं करवाया। और कोई दिक्कत नहीं आई सिवाय बुखार के? नहीं कोई नहीं। चलिए ठीक है। देखिए बुखार के बाद ऐसा है कि थोड़ा सा वीकनेस हो रही है। जी देखिए, बुखार के बाद वीकनेस आना थोड़ा सा लाजमी है। आप उनके खान पान का ध्यान रखें, उन्हें साफ पानी दें, टाइम से फ्रूट्स दें, और ये जो आपकी बच्चे की वीकनेस है ये हफ्ते 10 दिन में आप वो ठीक कर लेगा खुद को। जी जी। तो बिल्कुल जैसे इनका सवाल है कि बुखार था, बुखार अपने आप रिकवर भी हो गया, लेकिन उसके बाद वीकनेस जो है वो देखने को मिली है जी। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसमें ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत है या हड़बड़ाने की ज़रूरत है। अगर बच्चे ने रिकवर कर लिया है, बुखार था अब ठीक हो चुका है, तो उस समय क्या करना चाहिए? क्या दोबारा से टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए, मेडिसिन वगैरह लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, इनके पेशेंट की जो हमें हिस्ट्री लगी उसमें उनको कोविड नहीं था, सिंपल बुखार थे जो बिकॉज ऑफ सीज़न चेंजेस भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम कोविड की बात करें, ऐसा देखा गया है और हमें बहुत सारे कॉलर्स कहते भी हैं कि पोस्ट कोविड भी उनको लगता है कि हमें फीवर है। जी। तो वो मैंने एक दिन पहले भी एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को कि जब हम कोविड की इन्फेक्शन से गुजर रही होती है हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी में जो भी केमिकल्स रिलीज होते हैं साइटोकाइंस, जी, वो वो हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन पॉइंट को वो हाई ले जाते हैं साइटोकाइंस। और इन्फेक्शन ठीक होने के बाद जब पेशेंट नेगेटिव भी हो जाता है, उसके बाद भी पेशेंट को एक ऐसी फील बनी रहती है कि मुझे फीवर है 99, 99.5, 100। तो एक्चुअली में वो फीवर नहीं है, बेसिकली आपकी उस टेम्परेचर सेटअप पॉइंट को नीचे आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कॉलर्स कहते हैं हम एंटीबायोटिक्स ले लें, एक कोर्स कर लिया है दूसरा कोर्स कर लें, ऐसा नहीं करना है। जी।
क्योंकि उस टेम्परेचर पॉइंट को, सेटअप पॉइंट को नीचे आने में थोड़ा वक्त दीजिए और 2 हफ्ते 4 हफ्ते का वक्त दीजिए, ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। मीन टाइम आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी वेंटिलेशन, आपकी इम्यूनिटी, आपके कंटैक्ट्स, ये सब कुछ हेल्दी हो बिल्कुल। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंट इस चीज़ का ध्यान रखे कि अगर 2-3 हफ्ते होने के बाद भी उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर चला गया है जी, और उसको पैरासीटामोल लेनी पड़ रही है तभी जाके उसका टेम्परेचर डाउन आता है, तो वो दोबारा अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराए, अपने डॉक्टर से कंटैक्ट करे। बिकॉज ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन एंड ड्यूरिंग रिकवरी उसकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, तो हमें यही देखना है क्या उसकी बॉडी में कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है जिस वजह से उसका फीवर नीचे जा ही नहीं रहा है जी। तो उस टाइम फिर पेशेंट को थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, वो अपने डॉक्टर से कंटैक्ट करे और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। जी मैम, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर, अपना सवाल बोलिए। 12 महीने जुकाम रहता था। जी जी जी, आगे कहिए। हाँ सर, जुकाम रहता है सर। जुकाम रहता है, इसके लिए क्या खाना पड़ेगा सर? देखिए, अगर आपको आप कह रहे हैं कि हमेशा ही जुकाम रहता है, उसकी एक आपको ईएनटी में अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एलर्जिक राइनाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं हाँ सर, उनको ये प्रॉब्लम रहती है, तो आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। हाँ सर जी, आप उस चीज़ का ध्यान रखें, अपना ईएनटी में एक प्रॉपर चेकअप करा लें। तब तक आप मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क से हमने पहले भी कहा कि कोविड से तो प्रोटेक्शन हमें मिलेगी ही मिलेगी, एट द सेम टाइम हमें बहुत ज़्यादा एलर्जन से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। जी, दोबारा पूछिए। तो बिल्कुल, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें डस्ट से एलर्जी होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और जहाँ हम कह सकते हैं कि जब बाहर कहीं जाते हैं, आंधी तूफान आता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल जब भी उनके सेंसिटिव एरिया में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो उन्हें स्नीजिंग होना जी कंटिन्यूसली शुरू हो जाता है। तो उन लोगों का भी इस समय इस चीज़ को ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जल्द से उन्हें जो ज़ुकाम है वो इफ़ेक्ट कर देता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि मास्क तो उनको पहनना पड़ेगा, डबल मास्क, और उससे उनकी प्रोटेक्शन है, वो कोरोना से प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को, एज वेल एज एलर्जन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बाकी जो प्रिकॉशंस हैं, ऐसे पेशेंट्स को घरों में ही रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन अगर वो अपने कोई पहले से मेडिसिन ले रहे हैं उनको कंटिन्यू करें, एंटी एलर्जिक्स, और अगर उनको कोई नई ऐसी प्रॉब्लम सामने आई है तो उसका वो प्रॉपर एक चेकअप कराएं, सो दैट कि हम मेकआउट कर सकें कि क्या प्रॉब्लम है अदर देन कोविड। क्योंकि कोविड अगर है तो वो टाइम नहीं देगी, जैसे इस पेशेंट ने कहा कि 1 साल से छींके आ रही हैं, तो कोविड इतना लंबा टाइम किसी पेशेंट को नहीं देगा। ये 10-20 डेज में अगर आप कोविड को ट्रीट नहीं करेंगे तो इट कैन टर्न फेटल। इसलिए टाइमली इंटरवेंशन, और जैसे इनको सिर्फ स्नीजिंग की प्रॉब्लम है तो और इतने लंबे टाइम से, तो उसमें कोरोना का कोई रोल नहीं बनता। ये खुद को थोड़ा एंटी एलर्जिक्स की तरफ ले जाएं और अपना प्रॉपर एक चेकअप कराएं। जी मैम, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल बोलिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं लास्ट मंथ में कोविड पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद मैंने मतलब स्टेरॉइड्स वगैरह भी खाए रिकवरी के लिए, तो अलहमदुलिल्लाह मैं अभी रिकवर हो चुका हूँ। जी। अभी मेरा सवाल ये है कि अभी जो रिसेंटली ब्लैक फंगस का चल रहा है कि मतलब स्टेरॉइड्स इंड्यूस्ड ये डायबिटीज के लिए, तो मुझे क्या मतलब ये डायबिटीज टेस्ट कराना पड़ेगा शुगर का? देखिए, जो ब्लैक फंगस है वो शुगर नहीं करवाता। अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल है, जी जी, तो आपको, और आप रिकवर कर चुके हैं, जी जी, और आप रिकवर कर चुके हैं, आप नॉन डायबिटिक हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशन देखिए, आपको मास्क पहन के रखना पड़ेगा। आप कोरोना से एक बार रिकवर हो चुके हैं, देयर आर फ्यू चांसेस कि री इन्फेक्शन हो सकती है, तो कोविड से बचने के लिए आपको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। मोर ओवर, डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है, वो किसी भी स्टेज पे इंसान को हो सकती है, तो आप उसके लिए वर्कआउट कीजिए, अपने कैलोरीज का थोड़ा ध्यान रखें, और टाइम टू टाइम अपना शुगर मॉनिटर कराते रहें। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी मैं जो वैक्सीन है, वैक्सीन का कोई डोज मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मेरी एज जो है 39 है, तो अभी मैं वैक्सीन कब लगाऊं?
देखिए आपने अभी कोरोना से 1 महीना पहले रिकवर किया है, तो जो हमारे पास मतलब 1 महीना पहले हुआ था मेरा, लेकिन जो नेगेटिव मेरा टेस्ट आया, लास्ट टेस्ट जो मेरा नेगेटिव आया जी वो 11 मई को आया, RT-PCR और वो रैट टेस्ट कुछ टाइम नेगेटिव आया। जी देखिए आप हॉस्पिटलाइज हुए थे क्योंकि घर पे नहीं, मैं तो होम क्वारंटाइन था, फिर बीच में 1 हफ्ते के बाद मेरी जो मतलब हालत है ऑक्सीजन जो सैचुरेशन डिप हो गई थी, उस वजह से मुझे 1-2 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें इंप्रूवमेंट हो गया, तो फिर बाकी जो स्टेरॉइड्स और डॉक्साइक्लिन लेने के बाद फिर इंप्रूवमेंट हो गई, रिकवरी। ठीक है, देखिए आप जब दोबारा मैं होम आइसोलेट रहा जब तक कि मेरा RT-PCR और रैट टेस्ट दोबारा नेगेटिव आ गया जी। उसके बाद देखिए आप जब डिस्चार्ज हुए हैं, जब आप अपनी फैमिली में जी के साथ मिलजुल जी जी देखिए जब आप इन्फेक्शन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, आप उसी टाइम कोरोना फ्री थे। आजकल जो आइसोलेशन या उन्होंने उस टाइम रैट टेस्ट कराया तो मतलब RT-PCR नहीं करवाया, लेकिन हमने देखा कि आपकी रिकवरी हो गई, जो सिम्टम्स वगैरह है वो जो नहीं आ रहे थे, शुगर कंट्रोल हो गया था, ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब अभी नॉर्मलाइज हो गई थी, उसके बाद बिल्कुल वही आपका सवाल लास्ट में यही कि अब आपको वैक्सीनेशन कब करानी चाहिए, तो वैक्सीनेशन 3 महीने के बाद ही आपको करानी है, उससे पहले आप वैक्सीनेशन नहीं करा सकते। तो बिल्कुल जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों का सवाल है, तो उस पर भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्द लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। Very good evening to all. On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir, this is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 22nd May 2021, a total of 3,408 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 1,251 from Jammu Division and 2,157 from Kashmir Division. Moreover, 4,117 COVID patients have recovered. Also, 48 COVID deaths have been reported, which includes 30 from Jammu Division and 18 from Kashmir Division. Over the period of last 24 hours, a total of 48,604 COVID tests have been conducted, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the availability of 5,512 level 1 and level 2 beds, 3,213 stands occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a total of 1,22,136 cubic meters of oxygen shall be made available. As for the ongoing COVID vaccination drive, a total of 42,784 people were successfully vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated all across the UT to 29,43,301. In the 45 years and above age group, 64.99% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional around the clock. Teleconsultations are available on the eSanjeevani portal. Live call-in programs, Cove Talk is running on Gulistan TV, and Doctor Speak on DD Kashir, morning and evening. Also, on All India Radio, Doctor on Radio program is running from 3 to 3:30 p.m. Finally, 108 ambulance services are functional 24/7. Thank you. कोविड की दूसरी वेव से बचें। मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए। ये बीमारी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ। लास्ट ईयर 2020 28 जुलाई मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, और इंसान मरने की कगार तक पहुँचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कोविड की दूसरी वेव से बचें। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है, और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े, इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि
सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और बारी आने पर कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। तो जहां बात कर रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर, तो बिल्कुल सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन को लेकर आप बता दें कि टाइम ड्यूरेशन क्या है, कब आप रिकवर करते हैं, कितने समय आपको इंतज़ार करना है जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं। देखिए वैक्सीन 2 हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मे बी मिड जून तक तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक भी आ जाए जी। लेकिन अभी के लिए जो गाइडलाइंस हैं, कोविशील्ड के 2 डोजेज़ हैं 12 to 16 वीक्स के गैप पे, सेम इज़ विद कोवैक्सीन 2 डोजेज़ हैं 4 to 6 वीक्स के गैप पे। और अगर आप एक बार आपने 1 डोज लिया, आपको कोविड इन्फेक्शन हो जाती है तो आपको 3 मंथ्स का गैप लेना है फॉर सेकेंड डोज। जी। सेम इज़ द ड्यूरेशन। अगर आपको वैक्सीन की पहली डोज से ही इन्फेक्शन हो जाती है तो भी आपको रिकवरी के बाद वो 3 मंथ्स का गैप लेना पड़ेगा एंड देन आप फर्स्ट डोज के लिए जाएंगे। 12 वीक्स के मिनिमम गैप के बाद आप सेकेंड डोज के लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, वही सवाल भी ले लेते हैं। तो जिस तरीके से आप डोजेस की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग इस पे ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अब गैप जो है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन उससे पहले अगर बात करते हैं कोई एक्टिव कोरोना पेशेंट है, उसे भी 3 महीने तक का इंतज़ार करना है अगर फर्स्ट डोज के लिए वो जाता है। जो वैक्सीन की कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जिस पे अभी हमारे पास कुछ डेटा क्लियर नहीं है, प्रेग्नेंट पेशेंट नहीं ले सकती है वैक्सीन, एज वेल एज जब आप एक्टिव डिजीज़ में हो, एक्टिव कोरोना डिजीज़ में हो, तब भी आप ये वैक्सीन नहीं ले सकते। तो जब आप कोरोना से इन्फेक्शन फ्री हो जाते हैं तो आपको 3 मंथ्स का गैप लेना है और उसके बाद ही आपका फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगेगा। जी। और डिपेंड करेगा आपकी एज क्या है। अगर आप 45 अबव हैं तो आप कोविशील्ड लेंगे, 45 से नीचे हैं, इन बिटवीन 18 to 45, तो आप कोवैक्सीन लेंगे। जी मैम, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। तो बिल्कुल वही बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रिकवर तो हो जाते हैं, चेस्ट में पेन होता है जी, वो उस समय क्या करना चाहिए और क्या ये बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है या बहुत रेयर पेशेंट्स में ऐसा कुछ देखने को मिलता है? नहीं, देखिए पोस्ट कोविड जो रिकवरी है उसमें पेशेंट्स को बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे वीकनेस है, फीवर है, जो फीवर एक्चुअली में है नहीं बट उनको वो लग रहा है कि फीवर है, जिस पे हमने अभी बात की। देन गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, चेस्ट पेन की प्रॉब्लम है। जो चेस्ट पेन है, देखिए पेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब भी हमारी चेस्ट में पेन होता है तो हम उसको पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के पेन को डिफाइन करते हैं और अगर हम पेशेंट की सिम्टम्स और उसकी असेसमेंट करें हिस्ट्री से तो हम पेन के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जैसे ऑनसेट ऑफ पेन, इंटेंसिटी ऑफ पेन, क्वालिटी ऑफ पेन, रेडिएशन ऑफ पेन, एग्रावेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स। जी, ये उसके 5 हम कैरेक्टर्स देखते हैं कि आपको जो छाती में दर्द है वो क्या एकदम से आया या धीरे धीरे आया, क्या हल्का फुल्का दर्द है या बहुत तेज़ दर्द है और आपको लगता है कि कोई भारी सी चीज़ आपकी छाती पे बैठ गई है, या फिर प्रिकिंग पेन है, आपको यूँ लगता है कि सुई कोई चुभ हो रहा है, वैसा दर्द है। आपको ये देखना होता है कि आपका जो पेन है क्या वो लेटने से, बैठने से, ज़ोर से सांस लेने पे, खांसी लेने पे भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या उसको किसी पोजीशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और रेडिएशन ऑफ पेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है डायग्नोसिस बनाने में। रेडिएशन ऑफ पेन का मतलब है कि आपका दर्द जो है वो छाती के किस हिस्से से आया, राइट साइड से आया, लेफ्ट साइड से आया, नीचे से आया या ऊपर से आया, क्या वो बैक की तरफ जा रहा है या वो आपकी राइट आर्म और लेफ्ट आर्म की तरफ जा रहा है, क्या वो आपके जॉ की तरफ तो नहीं जा रहा है, ये जो आपका मैंडिबल पॉइंट है। तो ये सब चीज़ें जब भी हमें कोई पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब हमें रिकवरी हो चुकी है और हमें चेस्ट पेन है, तो हम ये सब चीज़ें उससे पूछते हैं कि किस तरह का दर्द है, किस चीज़ से आराम मिल रहा है, क्या उन्होंने खाया। क्योंकि पोस्ट कोविड पेशेंट्स में हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को जो पेन है वो एक्चुअली गैस्ट्राइटिस की पेन है जी, एसिड रिफ्लक्स जिसे आप कहें या रिफ्लेक्स डिजीज़ कहें। उसका भी रीज़न ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस पेशेंट एक तो सेल्फ मेडिकेशन में बहुत सारी अननेसेसरी मेडिसिन ले जाता है,
एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और उसको अगर कहीं भी पेन होती है आफ्टर रिकवरी भी तो वो पेन किलर्स ले लेता है जी। और पेन किलर्स एंड स्टेरॉइड्स दोनों ही क्या करते हैं, हमारे गैस्ट्रिक मिकोजा जो है, जो हमारे स्टमक की अंदर की बहुत पतली लेयर होती है मिकोजा, उसमें वो अल्सर्स कर देते हैं। तो एक ये रीज़न हो गया कि पेशेंट अननेसेसरी मेडिसिन ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, इनसे गैस्ट्रिक जो अल्सर्स हैं वो बढ़ जाता है, सिम्टम्स तकलीफ बढ़ जाती है। और पेशेंट आप देखें कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हैं वो इतना गरम गरम पानी पी रहे हैं और मसालेदार कुछ काढ़ा पी रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमारे गैस्ट्रिक अल्सर्स में बढ़ोतरी आती है और पेशेंट को इसीलिए पोस्ट कोविड रिकवरी में इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। जी। जो एसिड ये रिफ्लक्स की पेन है, ये मोस्टली पेशेंट को यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाएगी। कई बार यहीं पे पेशेंट को लगता है कि कुछ अटका हुआ है, खाने के बाद भी जलन सी पड़ रही है, और ऐसे पेशेंट्स जब लेटते हैं तो इनकी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज आपकी फूड पाइप एंड स्टमक एक लेवल पे आते हैं, तो स्टमक का जो एसिड है वो सारा फूड पाइप में आता है और हमें वो मोस्टली इस जगह पे तकलीफ देता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम यही रिकमेंड करेंगे कि वो सुबह एक एंटासिड पेंटॉप या पेंटॉप DSR की गोली ले, और अगर खाने के बाद भी उनकी वो जलन बनी रहती है तो वो 2 चम्मच डाइजीन के पी लें। जी। वेयर एज जो हार्ट पेन है इट इज़ अनकॉमन आफ्टर रिकवरी, लेकिन हार्ट पेन को हम इसलिए ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो हार्ट अटैक का दर्द है वो कांस्टेंट रहता है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लेटे हैं, बैठे हैं, खांसी कर रहे हैं, वो कांस्टेंट रहेगा। जी। मोर ओवर वो लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में स्टार्ट होता है, रेडिएट करके वो बाजू के इस निचले हिस्से में जाता है, लेफ्ट साइड ऑफ द जॉ में जाता है, और पेशेंट उस पेन को बहुत तेज सा वो दर्द होता है, एज इफ क्रशिंग पेन की, एज इफ उसकी छाती पे हाथ ही बैठ गया हो, इस तरह का वो भारीपन सा उसको लगता है, और वो मिनट्स में गायब नहीं होता। बर्पिंग से वो ठीक नहीं होता। अगर आप गैस्ट्राइटिस का पेन देखें, एसिड रिफ्लक्स का, तो जब आप बर्प करेंगे, डका लेंगे, वो ठीक होता है जी। लेकिन हार्ट का पेन बर्प करने से ठीक नहीं होता है। एंड पेशेंट मोर ओवर लोकलाइज नहीं कर सकता कि वो फिंगर से पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि मुझे एग्जैक्टली किस पॉइंट पे पेन हो रहा है। रेडिएशन जो है वो पहले भी मैंने कहा, उस चीज़ से हमें पेशेंट से जब हम हिस्ट्री पूछते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिल जाता है डायग्नोसिस बनाने में कि आपका पेन कहाँ रेडिएट हो रहा है। हार्ट पेन जो है वो रेडिएट होता है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ योर आर्म, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द जॉ, मैंडिबल, लेकिन जो रिफ्लक्स का पेन है वो रेडिएट नहीं करता। तो पेशेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि पोस्ट रिकवरी अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखें, एंड ड्यूरिंग इलनेस भी स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स, इनका कम से कम यूज़ करें। जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। जी, अपना सवाल बोलिए सर। बीमारी है वो कोरोना का टीका ले सकता है? सर अपना सवाल दोबारा से बताएं प्लीज। बोल रहा हूँ जिसको सांस का क्या बीमारी है वो कोरोना का टीका ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। ले सकते हैं? जी जी, अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है आप बिल्कुल ले सकते हैं। जिसको कैंसर का चक्कर है? देखिए, अगर आप कैंसर से बाहर आ चुके हैं, आपका इलाज पूरा हो चुका है, तो आप तब भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। जी जी, आप वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन जब कैंसर, जी, अगर आप एक्टिव कैंसर में कोई पेशेंट है जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है तो उसका हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं पीरियड, क्योंकि उसकी कीमोथेरेपी में सेल काउंट बहुत कम हो जाता है, तो हम थोड़ा उस पीरियड को एडजस्ट करते हैं, लेकिन मनाही उसमें भी नहीं है वैक्सीन की। लगवा सकते हैं? जी, लगवा सकते हैं। वही बात करते हैं अगर साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स की, तो क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसके निकल कर आते हैं? देखिए, स्टेरॉइड्स का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है जो हमें बहुत तकलीफ़ दे रहा है अब कोविड पीरियड में, वो है हाइपरग्लाइसीमिया। शुगर जो है, डायबिटीज़, वो आज एक बहुत कॉमन डिजीज़ बन चुकी है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को पता भी नहीं होता कि वो डायबिटिक हैं। तो ये हमारी एक थ्योरी है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप वो कह लीजिए कि हमें पता ही नहीं है, जो हमारे पास केसेस रजिस्टर्ड हैं उसमें से बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में केसेस वो हैं जो इन्हें पता ही नहीं कि वो डायबिटिक हैं। जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो वैसे ही जो स्ट्रेस में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, और अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो स्टेरॉइड्स एक नॉर्मल पेशेंट का भी शुगर लेवल रेज कर देता है। तो अगर आप ऑलरेडी
डायबिटिक हैं तो आपका शुगर जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है जी। अगर आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ले रहे हैं, शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप डायबिटिक हैं, तो स्टेरॉइड्स लेने से, सिस्टमिक टैबलेट फॉर्म में स्टेरॉइड लेने से आप इंसुलिन तक की आपकी बारी आ सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, इसीलिए हम पब्लिक को बार बार कह रहे हैं प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स मत कीजिए। हो सकता है आपको पता ना हो कि आप डायबिटिक हैं, बट अंदर से आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो रेज हो चुके हैं और स्टेरॉइड लेने से आप अपने लिए उस मुसीबत को और ज़्यादा कर रहे हैं। नंबर 2, गैस्ट्रिक अल्सर्स। स्टेरॉइड्स लेने से वही सेम चीज़ है कि जो आपके स्टमक का अंदर का बिल्कुल पतला सा लेयर होता है मिकोजा, उसमें अल्सर्स हो जाते हैं, छेद हो सकते हैं जी। और फिर वो अल्सर्स कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आपको गैस्ट्रिक ब्लीड की फॉर्म में सामने आ सकते हैं, जो अगेन एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। एट द सेम टाइम इसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे सब कैप्सुलर कैटरैक्ट हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है पेशेंट को, कई बार तो साइकेट्रिक कुछ मैनिफेस्टेशंस भी आती हैं। तो ये बहुत इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब भी आप स्टेरॉइड्स लें अपनी मर्जी से ना लें, अपने डॉक्टर से पूरा अपना केस डिस्कस करें और रिस्क बेनिफिट रेशो देख के ही आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करेंगे। जी बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेल जी, अपना सवाल बोलिए। सवाल पूछना था। जी जी पूछिए। बीपी में वैक्सीन लगा सकते हैं? बीपी में किस बीपी हाई रहता है वो वैक्सीन लगा सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, ये हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो डायबिटिक्स पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, ये खाली वो बीपी का है, बीपी हाँ जी आप ले सकते हैं वैक्सीन। देखिए इन वैक्सीन कोरोना तो ये अब आए हैं 1 साल से, अदरवाइज भी आपको अपना बीपी जो है, अपना शुगर जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। मैम शुगर नहीं है मुझे, ओनली बीपी जी है, जी जी, मैं इन जनरल ये बात कह रही हूँ कि आपको बीपी है, किसी और को शुगर होगा, तो आपने वो मेडिसिन तो लेनी ही है टाइम से, उनको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, अपनी डाइट को आपने जी। मुझे अचानक मेडिसिन खाते ही अचानक बीपी चढ़ जाता है। देखिए अगर आपकी आप हो कुछ हो उससे अचानक बीपी हाई हो जाता है, एकदम मतलब 100 अब वो चला जाता है नीचे वाला। जी जी, तो वैक्सीन कराने की मैं कह रही हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ऐसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी, लेकिन जो आप कह रहे हैं आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता, उसमें आप मेडिसिन तो ले रहे हैं लेकिन आपका डाइट का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जैसे इस पे चर्चाएं होती है कि कोई भी एक्टिव डिजीज़ आप में है, उसका सामान्य होना आपके शरीर में बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप वैक्सीनेशन के लिए जाए, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो कोई भी ऐसी बीमारी हो, पहले उसका एक बैलेंस आपके शरीर में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि आप हाइपर हो जाए। जैसे प्रेशर आपका ऑटोमेटिकली हाई है, उसमें भी काफ़ी डर रहता है पेशेंट को, तो उस चीज़ को पहले कंट्रोल करिए, उसके बाद आप वैक्सीनेशन जो है वो आराम से लगा सकते हैं। देखिए अगर आप वैक्सीन करवाने जा रहे हैं, आपका बीपी हाई है, आपका शुगर हाई है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है जी। बट अगर आपको खुद में ये एक डर बना हुआ है कि बीपी बहुत हाई है, मैं नहीं लगवाऊंगा, तो आप अपने बीपी को कंट्रोल कीजिए थ्रू डाइट, थ्रू मेडिसिन, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू एक्सरसाइज। उस चीज़ को आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको बैलेंस कीजिए जी, और फिर आप खुद को रिलैक्स कीजिए। उसके बाद आप चाहे वैक्सीन लगवाने जाएं, लेकिन वैक्सीन आप नहीं लगवाएंगे ऐसा बिल्कुल मत करें। बिल्कुल। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी सवाल बोलिए मैम अपना। मैम हमें उषा शर्मा से बात करनी है। जी जी बताइए। हेलो हाँ जी बताइए मैम। हेलो आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ पहले कम कर दीजिए। हेलो जी बोलिए, सवाल बोलिए मैम अपना। मैम हमें आपसे कुछ पूछना है। जी जी पूछिए। हेलो मैम। तो बिल्कुल, जहां हम स्टेरॉइड्स की बात करते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर तो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके माइंड में अभी आ गया होगा हमने तो अपने टाइम पे स्टेरॉइड्स ले लिए, अब क्या ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा, अब कोई दिक्कतें तो नहीं आ जाएंगी। तो उसका समाधान हम यही कह सकते हैं कि अगर तो आपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लिए हैं तो घबराने वाली बात नहीं है।
लेकिन जहाँ बार बार यही बात आती कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है चाहे कोई भी कंडीशन हो, तो उस चीज़ का मैम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस समय। देखिए स्टेरॉइड्स की मैं एक चीज़ कहूँगी कि पब्लिक को पूरी नॉलेज नहीं है। जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि स्टेरॉइड्स का हम एंटी इन्फ्लामेटरी जो बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है हमारी बॉडी के लिए, हम इसलिए उसका यूज़ करते हैं, वो भी जस्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें स्किन पे कोई कट लगता है तो हम उसके लिए भी स्टेरॉइड्स लेंगे, नो, बिल्कुल। स्टेरॉइड्स का जो यूज़ है वो हम जस्टिफाई करते हैं इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन का बैलेंस बनाने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप डॉक्टर के कहने पे स्टेरॉइड्स लेंगे तो वो उसमें पूरा आपको गाइडलाइंस मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, अगर आप 5 से 10 दिन के लिए आप सिस्टमिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं लो डोज में, तो एट द एंड ऑफ योर स्टेरॉइड कोर्स आप उसको एब्रप्टली स्टेरॉइड्स को बंद कर सकते हैं। मतलब आपको उसमें टेपर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है अपने डोज को। बट अगर आपको हाई डोज स्टेरॉइड्स दिए गए हैं आपके डॉक्टर के द्वारा और लंबे टाइम के लिए दिए गए हैं, तो उसमें हम टेपर ऑफ करते हैं। टेपर ऑफ का मतलब है कि अगर आप 16 mg का स्टेरॉइड डोज ले रहे हैं, हम वो हफ्ते 10 दिन का जो भी कोर्स बनेगा, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स देखेंगे, उसको देखते हुए फिर हम उसको एक हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद 16 मिलीग्राम से हम 8 मिलीग्राम पे आएंगे, फिर हफ्ते बाद हम 4 मिलीग्राम पे आएंगे। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके स्टेरॉइड का डोज कम करते हैं और फिर एंड में उसको हम बंद कर देते हैं। इसको हम कहते हैं टेपर ऑफ करना। तो कई पेशेंट्स अपनी मर्जी से जब स्टेरॉइड्स लेते हैं और हाई डोज ले लेते हैं, लंबे टाइम के लिए लेते हैं, वो उसको टेपर ऑफ नहीं करते, जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारी बॉडी पे। इसीलिए प्लीज सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे आपको स्टेरॉइड्स लेने हैं, कैसे लेने हैं, कब लेने हैं और कब बंद करने हैं। जी, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। जी, मुझे डॉक्टर साहब को सवाल करना था। जी बताइए। हेलो जी जी बताइए। डॉक्टर साहब से मुझे क्वेश्चन करना था। मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ जी। जब से मैंने ये कोविड का ये लिया है एक फर्स्ट डोज वैक्सीन, तब से मुझे फीवर हो रहा है। जी, कितना है आपका फीवर? बुखार कितना रह रहा है आपका? हेलो 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 जी सर, बुखार कितना रहता है आपको वो बताइए। रोज मुझे ये डोलो लेना पड़ता है 650। ठीक है, और कितना रहता है आपका बुखार? आपने मैंने देखा 101। ठीक है, और कितने दिन हो गए आपकी वैक्सीनेशन को? हेलो जी मैंने पूछा। हेलो जी सर, आप अपने टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर दीजिए प्लीज। 100। जी, आपको कितने दिन हो गए हैं वैक्सीन लिए हुए? 6 तारीख को मैंने ले लिया। 6 तारीख को। 6 तारीख को। और बुखार फिर कितने दिन के बाद आया? अब कंटिन्यू ही आ रहा है फीवर। जी मगर मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। जी 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 देखिए, वैक्सीन लेने के बाद फीवर आना ये आता है फीवर, और ये फीवर जो है वो 48 to 72 आवर्स में आ जाता है। वैक्सीन के बाद जो फीवर है वो पहले 3 दिन तक आ जाता है। बिल्कुल, आप सवाल का जो जवाब है वो दे दीजिए कि वैक्सीन के बाद जो फीवर है ये बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिला है, और जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब वैक्सीनेशन अपना काम करती है तो ये लाजमी है कि 1-2 दिन तक बुखार जो है वो रहता है। इन केस जैसे ही अपना केस बता रहे हैं कि इन्हें कंटिन्यूटी में बुखार है, तो क्या इन्हें दोबारा से टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, वैक्सीन के बाद कोई भी वैक्सीन आप लेंगे तो उसका जो फीवर आना है इट इज़ जस्टिफाइड, और वो फर्स्ट 3 डेज़ में आ जाता है फीवर। कईयों को माइल्ड रहता है, कईयों को 100 भी क्रॉस कर जाता है। बट क्योंकि ये पेशेंट डायबिटिक हैं और ये कह रहे हैं कि सिंस 6 मई, तो आज काफ़ी 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं इनको वैक्सीन लिए हुए, और तब से इनको कंटिन्यूस फीवर 100+ बना हुआ है, तो ये वैक्सीन के कारण नहीं हो सकता। हाँ, ये डायबिटिक है, हो सकता है कि कुछ और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ और कोई सुपरसाइटेड इन्फेक्शन हो, कहीं कुछ फ्रंकल ना बन रहा हो, कुछ बॉयल ना बन रहा हो, जो फोड़े फिंसिया बनते हैं वो डायबिटीज़ में क्योंकि बहुत कॉमन होता है, तो उस चीज़ से कहीं फीवर आ जाता है, तो इनको अपना डायबिटीज़ पेशेंट है तो अपना शुगर लेवल देखना चाहिए जी, और अगर हो सके तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करा लें कि हमें पता चले कि क्या चल रहा है ब्लड के लेवल पे, इन्फ्लामेशन के लेवल पे क्या चल रहा है, वो चीज़ हमें हेल्प करेगी। वैक्सीन के बाद इतनी लंबे देर तक फीवर रहना ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ही रेयर चांसेस हैं।
तो इस पेशेंट में हमें वर्कआउट करना चाहिए। जी बिल्कुल, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी मैम, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी सवाल बोलिए मैम अपना। हाँ जी मैम, 12 दिन से मतलब उनका पॉजिटिव आया हुआ, कोविड पॉजिटिव। तो उनको ना अभी भी फीवर जैसे ना मतलब 99, 100 इतना आ रहा है, ठीक है। जी जी। तो आप उनका ये चक्कर बन रहा है कि जैसे वो वांट्स टू ना टेक बाथ, अब वो नहा सकते हैं ऐसे? जी जी अब आप प्लीज मुझे ये बताइए थोड़ा सा। और साथ में उनको ये मेडिसिन वो ले रहे हैं पैरासिटामोल 650, तो वो अब पहले 3 टाइम लेते थे, अब उन्होंने 2 टाइम दिए, इवनिंग एंड मॉर्निंग। थोड़ा फीवर हो जाता है, ठीक रहता है मिड टाइम। देखिए आप बताइए कि आगे इसको क्या करना चाहिए। और वीकनेस हो, देखिए पोस्ट कोविड में फीवर आना ये बहुत कॉमन एक कंप्लेंट बन चुकी है पेशेंट्स की। इसके लिए हम पेशेंट्स को बार बार कह रहे हैं अपनी बॉडी को 2-4 हफ्ते का वक्त दीजिए। बार बार आप थर्मामीटर लेके रीडिंग मत चेक कीजिए, आप दिन में 1 बार करिए। और पैरासीटामोल मत लीजिए आप, क्योंकि पैरासीटामोल का भी अगर आप कहीं ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी गैस्ट्रिक अल्सर्स करा देते हैं, आपको दूसरी प्रॉब्लम गैस्ट्रिक ब्लीड की स्टार्ट हो जाएगी। आप अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, बाकी जो प्रिकॉशंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइज़र ये भी करें। और उनको एंटीबायोटिक का कोर्स बिल्कुल मत करवाइए। अगर उनका फीवर 101 से ऊपर जा रहा है तो आप उनको डोलो 650 दीजिए, क्योंकि अगर आप पैरासीटामोल या डोलो का भी उनको अननेसेसरी आप उनको देते रहेंगे तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है। एंड रही बात आपने जैसे पूछा कि क्या उनको नहाना चाहिए, तो बिल्कुल नहाना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनको ऊपर से स्किन इन्फेक्शंस आ सकती हैं। इसलिए उनको अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, नहाना है। अगर उनको लगता है वो ठंडे पानी से नहीं नहा रहे तो लूक वार्म कर लीजिए, लेकिन अपनी हाइजीन का, डाइट का एंड हाइड्रेशन का ध्यान रखें। इन केस उनका फीवर, थैंक यू मैम। शी इज 75 years old and that's why I'm asking, we are worried about it. She is feeling very weak. नहीं देखिए, एज और हाइजीन का जो रिलेशन है वो हमेशा ही रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो हाइजीन आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में इम्यूनिटी डाउन है। एंड क्योंकि आपके फादर साहब ने रिकवर किया है तो आप देख सकते हैं कि इम्यूनिटी एज के अकॉर्डिंग देखिए या इन्फेक्शन के बाद देखिए वो कम ही है, तो उनको अपनी हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो नहाने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्पॉन्जिंग करिए, जैसे हम छोटे बच्चों को करते हैं वैसे ही कीजिए। बिल्कुल जी। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो बिल्कुल जिस तरीके से सेल्फ मेडिकेशन की बात हम बार बार करते हैं, एहतियातों को बरतने की हम बात करते हैं, जहाँ पे ये भी बहुत सारे लोग चिंतित हो चुके हैं अब 3rd वेव आने वाली है जो बच्चों पे बहुत इफेक्टिव रहेगी। तो उससे पहले हम ये कह सकते हैं कि जो एहतियात, जो प्रिकॉशंस आपको बरतने के लिए कहा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं मैम। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए। मैडम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी सवाल बोलिए सर अपना। मैडम, मेरा सवाल यह है कि माय फादर एंड मदर आर बोथ 80 years old. ठीक है। तो माय मदर इज एन asthmatic patient. She is taking that Rotocaps Butamate inhaler. My father is a hypertension patient. जी जी He is taking that medicines for that Zappis. जी Zappis he is taking 0.5 mg, 5 mg. जी जी। So madam, can they take the vaccine? यस सर, आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। पेशेंट की एज, मैडम, आपने मेरा सवाल सुना? जी जी, मैं बात कंप्लीट करने वाली हूँ। जी बताइए। देखिए, पेशेंट की एज जो है जी जी वो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि हमें वैक्सीन नहीं लेनी है। जी और रही बात मेडिसिन की, जी जी। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है, एस्थमेटिक मेरे पेशेंट है, फादर हाइपरटेंशन पेशेंट जी है, जी जी उनको रात को नींद नहीं आती है अच्छी तरह जी, से, आप- तो वो Zappis लेते हैं, जिसकी जी। वो उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। जी तो आप मुझे बताइए मैडम कि वो तो बुजुर्ग है, इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर है, जी तो डाइट अच्छा लेते हैं वो, जी तो डर ये है कि शायद वैक्सीन ले जाएंगे तो बिकॉज Zappis इज एन स्टीरॉइड। आप स्टेरॉइड्स किस लिए ले रहे हैं? आपको थोड़ा कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए स्टीरॉइड वो ले रहे हैं इस वजह से Zappis, आई डोंट नो वेदर इट इज अ स्टीरॉइड। वो डॉक्टर्स ने उनको कहा कि
आपको अगर नींद नहीं आती है, आपको इस एज में नींद कम हो जाती है, तो आप इसका सेवन कर सकते हो। देखिए, अगर आप ये प्रोग्राम, आपने ये 1 घंटे का प्रोग्राम पूरा देखा है तो आपने मेरी बात शायद ध्यान से नहीं सुनी कि स्टेरॉइड्स का वन ऑफ द साइड इफेक्ट इंसोम्निया है, जिसे लेमैन टर्म्स में हम कहते हैं नींद का ना आना। तो आप जो कह रहे हैं कि आपके फादर को ऑलरेडी नींद नहीं आती और डॉक्टर ने उनको स्टेरॉइड्स, देखिए वही बात है, नींद कम आना इंसोम्निया ही है और उसके लिए कोई भी डॉक्टर आपको स्टेरॉइड नहीं देगा, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। नींद ना आना इज इंसोम्निया और उसके लिए स्टेरॉइड्स कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर नहीं प्रोवाइड करेगा, दिस इज वेरी श्योर। आप प्लीज़ ये चीज़ थोड़ा कंफर्म करें कि आपके फादर साहब स्टेरॉइड्स अगर ले रहे हैं तो किस रीज़न के लिए ले रहे हैं जी। और स्टेरॉइड्स का जो लेना सेवन है वो इंसोम्निया की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट में हम कभी, इंसोम्निया की ट्रीटमेंट में हम कभी स्टेरॉइड्स देते नहीं हैं। अगर इनके फादर को नींद नहीं आती तो हम सिडेटिव्स दे रहे हैं, इनको शायद वो थोड़ा कंफ्यूजन रह गया है, तो सिडेटिव्स लेना कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है वैक्सीन की। जी तो बिल्कुल वही, अब समय हो चुका है अलविदा लेने का, तो मुझे और मैम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।